everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start clinical bacteriology. आज से हम क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। हमारे पास कोकाई दो तरह के होते हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव कोकाई यानी जीपीसी। जीपीसी को फर्दर आगे डिवाइड किया जाता है स्टेफलोकोकाई में और स्ट्रेप्टोकोकाई में। इनकी प्लेन ऑफ डिवीजन की बेस पे इन्हें डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब जो स्टेफलोकोकाई है ये क्या होता है, ये क्लस्टर अरेंजिंग क्लस्टर होता है, ठीक है। और इसके तीन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तीन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया? सबसे पहले स्टेफोरियस, स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस और स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस। स्टेफोरियस जो है हमें पता है नॉर्मल फ्लोरा है हमारे नोज़ का, और स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस जो नॉर्मल फ्लोरा हमारे स्किन का, ठीक है। स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस ये हमारे नॉर्मल फ्लोरा नहीं है और ये यूटीआई काज करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉर्मल फ्लोरा आर नॉर्मल अंटिल दे आर इन देयर ओरिजिनल लोकेशन। नॉर्मल फ्लोरा तब तक नॉर्मल होंगे अगर तो ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे है, लेकिन अगर ये किसी और जगह मूव कर जाते हैं तो फिर ये क्या करेंगे, ये डिसीज काज करेंगे। अब अगर स्टेफोरियस किसी और जगह मूव करता है तो ये क्या करेगा, ये हमारे अंदर स्किन इन्फेक्शन करेगा, फूड पॉइजनिंग कर देगा और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम अब स्टेफोरियस को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर स्टेफोरियस का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसका लिखेंगे ग्राम रिएक्शन, यानी कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो हम बताएंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, उसके बाद शेप इसकी कोकाई है और अरेंजमेंट इसकी क्या है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज्ड इन क्लस्टर, ठीक है। ये जो तीनों बैक्टीरिया हमने ऊपर पढ़े स्टेफोरियस, एपिडर्मिडिस और सेप्रोफिटिकस, ये फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं और यूबिक्यूटस होते हैं, यानी ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो स्टेफोरियस है ये क्या करता है, ये डेजरवायर किसका, नोज़ या स्किन का, ठीक है। ये हमारी नोज़ में प्रेजेंट होता है, ये उसका नॉर्मल फ्लोर है। सोर्स क्या है, हम ही होंगे, ह्यूमन है इसका सोर्स, और इसके पास कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इसकी पैथोजेनिसिटी को इन्हांस करते हैं, यानी डिसीज डेवलपमेंट मैकेनिज्म में इसकी मदद करते हैं। अब इसके पास सबसे पहला फैक्टर है सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल या सरफेस मॉलिक्यूल इसके पास होंगे। इसके बाद इसके पास इंजाइम्स होंगे जो इसकी पैथोजेनिसिटी में हेल्प करेंगे, और थर्ड पे इसके पास टॉक्सिन्स होंगे जो इसकी पैथोजेनिसिटी में हेल्प करेंगे। सबसे पहले सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसके पास है टिकोइक एसिड, उसके बाद है कैप्सूल, उसके बाद प्रोटीन ए और लास्ट पे कागुलेज, ठीक है। अब टिकोइक एसिड क्या करता है, ये सेल सरफेस पर प्रेजेंट है और सेप्टिक शॉक करता है, ठीक है। उसके बाद जो कैप्सूल है, कैप्सूल के स्लाइम इसे कहते हैं, ये एंटी फाइगोसिटिक होता है। ये जो हमारे फैगोसाइट्स हैं उनसे कैच नहीं होता, यानी ये जब वो फैगोसाइट्स से इनगल्फ करने आते हैं कैप्सूल को तो ये इनगल्फ नहीं कर सकते इसे, क्योंकि ये एंटी फैगोसिटिक होता है और स्लिपरी होता है। इसके बाद इसके पास प्रोटीन ए होता है। प्रोटीन ए क्या करती है, ये भी एंटी फैगोसिटिक होती है, ठीक है। तो इसके बाद ये एंटी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एंटी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, ये 20 प्रोटीन सिस्टम होता है, 20 प्रोटीन्स का जो एक कैस्केड में काम करते हैं और एट द एंड क्या बनाते हैं, मैक यानी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब भी कोई हमारा पैथोजन एंटर होता है तो ये वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बट ये एंटी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है तो ये क्या करेगा कि ये इस सिस्टम को एक्टिवेट ही नहीं होने देगा, तो हमारे पास मैक नहीं बनेगा। कागुलेज है इसके पास, कागुलेज क्या होता है, ये क्लम्पिंग फैक्टर है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये कागुलेशन काज करता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड वन है एंजाइम। एंजाइम में हम सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कागुलेज। कागुलेज क्या करेगा, ये प्लाज्मा को क्लोट कर देगा। इसके पास हमारे पास इसके बाद है स्टेफ्लोकाइनेज। स्टेफ्लोकाइनेज क्या करेगा, जो फिब्रिन क्लोट हमारा बना हुआ होगा ना उसको उसकी लाइसिस करेगा, क्योंकि उसे तोड़ देगा ताकि जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर जाए। उसके बाद तो इसके पास थर्ड है हियालुरोनाइडेज। ये क्या कर देगा, हाइलुरोनिक एसिड जो है उसको डिग्रेड करेगा और टिश्यू डिस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा। इसके बाद लाइपेज है, ये लिपिड को ब्रेक कर देगा। डीएनएज है, ये डीएनए को ब्रेक करेगा। और कैटालेज क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, ये H2O2 की प्रोडक्शन करता है, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रोडक्शन करता है जो कि यूज़ होती है डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्म्स में। लेकिन
जब हमारा इम्यून सिस्टम इसे प्रोड्यूस करेगा तो ये कैटालाइज क्या करेगा, इन दोनों की जो है ब्रेक कर देगा। इसके बाद हमारे पास टॉक्सिन्स आ गए थर्ड, जो इसके पास इसके विरुलेंस फैक्टर है स्टेफ ऑरियस के पास। तो टॉक्सिन कुछ हमारे पास नॉर्मल टॉक्सिन होते हैं और कुछ टॉक्सिन होते हैं जो एक्ट करते हैं सुपर एंटीजन। तो सबसे पहले नॉर्मल टॉक्सिन की बात करते हैं, वो कौन कौन से हैं। वो हैं सबसे पहले अल्फा हीमोलाइसिन, बीटा हीमोलाइसिन और ल्यूकोसिडिन। अल्फा हीमोलाइसिन क्या करता है, ये सेल के अंदर पोर क्रिएट कर देता है, ठीक है। यानी अगर सेल्स में पोर क्रिएट हो जाएंगे तो क्या होगा, सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उसका होम्योस्टेसिस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया तो सेल भी डैमेज हो जाएगा। इसके बाद इसके पास है बीटा हीमोलाइसिन। ये क्या करता है, ये जो है ना हमारी मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है। मेम्ब्रेन को ब्रेक कैसे करता है, लिपिड को डैमेज करेगा तो मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी। ल्यूकोसिडिन है तो ये हमारे जो ल्यूकोसाइट इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं उन्हें उनमें पोर क्रिएट कर देगा। अब कुछ टॉक्सिन है जो वर्क एज ए सुपर एंटीजन करते हैं, ठीक है। अब सुपर एंटीजन का तो हमें पता है कि ये क्या होती है, लेकिन सुपर एंटीजन क्या है कि ऐसी एंटीजन जो एक्टिवेट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को वेरी स्वेली। यानी अगर तो एंटीजन है ना तो वो क्या करेगी कि जो है ना वो प्रोड्यूस करवाएगी हमारे जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी इंटरल्यूकिन 1 को 2 को, उसके बाद मैक्रोफेजिस को, ठीक है, प्रोड्यूस करवाएगी, बट नॉट इन दैट अमाउंट, जितनी अमाउंट में सुपर एंटीजन प्रोड्यूस करवाएगी। सुपर एंटीजन प्रोड्यूस करवाएगी तो इंटरल्यूकिन 1 2 साइटोकाइंस माइक्रोफेजिस को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करवाएगी एज़ कम्पेयर टू सिंपल एंटीजन, ठीक है। इसके बाद इसके पास होता है एंटीरोटॉक्सिन। एंटीरोटॉक्सिन क्या करता है, ये जीआईटी पे अटैक करता है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक पे अटैक करता है और इसकी वजह से क्या हो जाती है, हमें फूड पॉइजनिंग। अब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन ये क्या करता है, ये कार्य करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। टॉक्सिक शॉक क्या होता है इस पर हम नेक्स्ट बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट रह गया वो है, इसके पास होती है एक्सफोलिएटिन, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्किन की लाइसिस कर देता है, ठीक है, जो इससे स्किन डैमेज हो जाती है। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, स्टेफ ऑरियस। अब स्टेफ ऑरियस जो है इसमें हमें पता है जीपीसी में 2 ग्रुप्स आ रहे हैं, स्टेफ्लोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। जो स्टेफ्लोकोकाई है ना वो हमारे पास कैटालेस पॉजिटिव, यानी जो टेस्ट है कैटालेस उसे पॉजिटिव होगा इसका टेस्ट, और जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उसका टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर तो हमारे पास एक सैंपल आ गया, ठीक है, या हमारे पास आ गई पस आ गया, ब्लड आ गया, यूरिन आ गया, स्पूटम आ गया, हमें नहीं पता कि इसमें क्या प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे। और ग्राम स्टेनिंग में अगर हमें पता चलेगा कि ये कोकाई है तो फिर हम क्या करेंगे, कैटालेस करेंगे, ठीक है, कैटालेस टेस्ट करेंगे। कैटालेस अगर पॉजिटिव आ गया तो हमें पता चल जाएगा ये स्टेफ्लोकोकाई है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जाएंगे। फ्लोकोकाई कैटालेस पॉजिटिव और कागुलेस पॉजिटिव भी स्टेफ ऑरियस होता है, ठीक है। इस कागुलेस में क्या करते हैं, हम प्लाज्मा लेते हैं, बैक्टीरिया ऐड करते हैं और इन्हें इंक्यूबेट करते हैं ओवरनाइट 37 डिग्री पे। अब इसके बाद जो स्टेफ ऑरियस की कॉलोनीज है ना वो गोल्डन येलो होती हैं, ठीक है। कल्चर मीडिया पर हमें कैसी कॉलोनी शो होंगी, गोल्डन येलो। और उसके पास जो स्टेफ ऑरियस है उसके पास होती है बीटा हीमोलाइसिन, ठीक है। हीमोलाइसिस की 3 टाइप्स होती हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा। जो अल्फ़ा होती है वो इनकम्प्लीट होती है और ग्रीनिश सा कलर हमें अपीयर होगा कल्चर मीडिया पे। जो बीटा होती है ये कंप्लीट होती है, ठीक है। और जो गैमा होती है इसमें हीमोलाइसिस नहीं होती और येलो कलर हमें शो होता है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टेफ्लोकोकस एपिडर्मिडिस की और स्टेफ्लोकोकस सेप्रोफिटिकस की। जो स्टेफ्लोकोकस एपिडर्मिडिस हैं इसकी क्या होंगी, वाइट कॉलोनीज होंगी। अब जो है ना कोन, ये दोनों जो हैं एपिडर्मिडिस और सेप्रोफिटिकस ये कोन है, यानी कागुलेस नेगेटिव स्टेफ्लोकोकाई। अब जो हमारे पास स्टेफ ऑरियस था ये क्या था, ये हमारे पास कैटालेस भी पॉजिटिव था और कागुलेस भी पॉजिटिव था। अगर तो कैटालेस और कागुलेस पॉजिटिव होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर हमें पता चल जाएगा कि ये स्टेफ ऑरियस है। लेकिन अगर हमारे पास कैटालेस तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन कागुलेस नेगेटिव आ रहा है तो फिर हमें क्या पता चलेगा, फिर हम शक में मुब्तला होंगे कि हमारे पास इन दोनों में से कोई एक बैक्टीरिया, या तो वो एपिडर्मिडिस हो सकता है या वो सेप्रोफिटिकस हो सकता है, ठीक है। अब जो मैनिटोल है ये टेस्ट करेंगे हम, तो ये पॉजिटिव होगा स्टेफ ऑरियस के लिए, ठीक है।
तो स्टेफ ऑरियस के लिए कौन से टेस्ट होते हैं जो कन्फर्मेटरी होते हैं? वो एक होता है कागुलेज और एक होता है डीएनएज। अगर ये दोनों टेस्ट जो है ना पॉजिटिव आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्टेफ ऑरियस है। क्यों? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कागुलेज। अगर हमें पता है स्टेफ ऑरियस क्या है, स्टेफ ऑरियस कैटालेज भी पॉजिटिव है और कागुलेज भी पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारे पास है एपिडर्मिस और सेप्रोफ्टिकस वो क्या है, वो कागुलेज नेगेटिव है। अगर वो कैटालेज पॉजिटिव और कागुलेज नेगेटिव है तो फिर हम फर्दर उनकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो कैसे करेंगे, वो हम बेस करेंगे नोवोबायोसिन पे। ठीक है, नोवोबायोसिन पे वो तो हम क्या करेंगे कि नोवोबायोसिन जो हमारे पास एक डिस्क होगी हम उसे यूज़ करेंगे। तो अगर तो वो जो सेंसिटिव है, ठीक है, नोवोबायोसिन अगर सेंसिटिव होगा तो वो क्या होगा, एपिडर्मिस, यानी अगर उस पर ग्रोथ शो नहीं होगी तो वो क्या होगा, एपिडर्मिस है वो। और अगर रेजिस्टेंट है, सेप्रोफ्टिकस है, तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा, उस पर ग्रोथ शो हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेप्रोफ्टिकस है। अगर ग्रोथ शो नहीं होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये एपिडर्मिस है। इसके बाद ये अगर तो जीपीसी ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज्ड इन क्लस्टर कैटालेज पॉजिटिव कागुलेज पॉजिटिव। अगर कैटालेज पॉजिटिव कागुलेज पॉजिटिव डीएनएज पॉजिटिव हो तो क्या होगा, ये स्टेफ ऑरियस। अगर ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज्ड इन क्लस्टर और नोवोबायोसिन सेंसिटिव तो फिर हमारे पास क्या होगा, सेंसिटिव, यानी ग्रोथ शो नहीं हुई डिस्क पे, तो ये क्या होगा, एपिडर्मिस। और अगर जीपीसी अरेंज्ड इन क्लस्टर और नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट ग्रोथ शो हो गई है तो फिर ये क्या होगा, सेप्रोफ्टिकस। इस तरह से हम इनकी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं लैब में। इसके बाद इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं? सबसे पहले जो हमारे पास इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन की दो नेक्स्ट फर्दर टाइप्स होती हैं। एक होता है इन्फेक्शन होता है सुपरएटिव और एक होता है हमारे पास टॉक्सोजेनिक। जो सुपरएटिव इन्फेक्शन होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो पस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और जो टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं। और जो टॉक्सोजेनिक होता है इसमें क्या करता है, इसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में यानी होस्ट की बॉडी में प्रेजेंट होगा, जो टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। इसके बाद इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं हमारे पास, स्टेफ ऑरियस के, एपिडर्मिस के और सेप्रोफ्टिकस के, इनके क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं। ये जो है ना स्किन इन्फेक्शन करेगा, स्किन इन्फेक्शन में इम्पेटिगो करेगा, सेलुलाइटिस करेगा, फ्रंकल कार्बंकल और फोलिक्यूलाइटिस करेगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ बुक में से ये कैसे नज़र आते हैं रियल में। इसके बाद ये सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कर देगा यानी अब्सेस कर देगा। ये टॉक्सिक मेडिएटेड डिसीज़ भी काज करेगा यानी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करेगा। और एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन यानी स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम काज करेगा। और फूड पॉइजनिंग, रिस्पायरेटरी भी डिसीज़ ये काज करेगा जिसमें आ जाएगा निमोनिया यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग, एम्पाइमा, लंग की अब्सेस, ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स में भी ये डिसीज़ काज करेगा जिसमें आ जाएगा ओस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और अरेथराइटिस। आगे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन करेगा बैक्टीरिया। अगर तो बैक्टीरिया करेगा हमारे पास एपिडर्मिस का मैंने बताया था कि ये स्किन में हमारी स्किन पर प्रेजेंट होता है, नॉर्मल फ्लूइड होता है, लेकिन अगर ये ब्लड में चला जाएगा तो ये क्या काज कर देगा, बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया इन ब्लड चला जाए तो वो बैक्टीरिया होता है। डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन भी कर सकता है, ये भी वो हमारा करता है एपिडर्मिस। उसके बाद ये स्टाई कर सकता है, ये क्या होती है, ये स्टेफ का इन्फेक्शन होता है, अब्सेस कर सकता है, टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पायोजेनिक इन्फेक्शन भी होते हैं, पास प्रोड्यूस हो सकती है। इसके बाद इसकी फाइंडिंग्स में आ जाएगा स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम हो सकता है, यानी इसके पास वो जो हमारे पास बैक्टीरिया होगा उसके पास कौन सी टॉक्सिन होगी, हमने पढ़ी थी एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन होगी, तो वो प्रोटीएज के तौर पे एक्ट करेगी, यानी जो क्या करेगी कि वो जो हमारी स्किन है उसे पील ऑफ कर देगी, यानी हमारी स्किन जो है वो उतरना शुरू हो जाएगी। और स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये क्या है, ये सुपर एंटीजन के तौर पे वर्क करते हैं। आगे स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग का जो हमारे पास अगर कहें ये पैथोजेनेसिस है, ये मैकेनिज्म है कैसे, अगर फूड हमने जो इंजेस्ट किया है जिसके अंदर है हमारे पास क्या, स्टेफ ऑरियस की जो है टॉक्सिन है, तो ये फूड कहाँ जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाके जो एंटीडोटॉक्सिन है वो वहाँ रिलीज़ करेगा, ठीक है, जब रिलीज़ कर देगा तो वो सुपर एंटीजन के तौर पे एक्ट करेगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है,
जब प्रोड्यूस होंगे तो ये मैसेज आएगा हमारे ब्रेन के पास कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इन एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हमें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये भी इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में आता है। स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम सुपर एंटीजन के तौर पे काम करते हैं। अगर स्टेफ ओरियस है तो उसके पास जीन होता है इस टॉक्सिन का। हर बैक्टीरिया हमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नहीं कर सकता। जिस बैक्टीरिया के पास इसका जीन होगा वो ही टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इंटरल्यूकिन 1, 2 और मैक्रोफेजेस को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और ये अब शौक हमारे पास होता क्या है, शौक हमारे पास होता है हाई ग्रेड फीवर के जो एक पर्सन है उसके अंदर अगर टॉक्सिक शौक हो गया है तो वो क्या होगा, उसके सिम्पटम्स होंगे हाई ग्रेड फीवर यानी 102 फीवर होगा, उसे हाइपोटेंशन होगी, उसके बाद रैश होंगे, उसे डिस्क्रिमिनेशन होगी यानी स्किन उसकी पील ऑफ होना शुरू हो जाएगी, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 3 ऑर्गन। अगर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, हमारे जो मेजर ऑर्गन है उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी और उनका जो है वो फेलियर हो जाएगा। ठीक है, आज हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई की बात की, उसमें स्टेफलोकोकस की बात की हमने। तो इस तरह ये जो मैंने आपको दिखाई थी स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, तो इस तरह की हमारी जो स्किन है वो पील ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एम्पिटाइगो। तो ये इस तरह हमारी स्किन के अराउंड बन जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी ये फॉलिकुलाइटिस। इसमें ये हमारे पास हैं पेस्ट्यूल्स हैं स्मॉल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, स्टे ट्यून्ड।